नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय हल्द्वानी दौरे पर हमारी पूरी टीम आई हुई है और हल्द्वानी वैसे तो अमूमन आपने गढ़वाल क्षेत्र के हमने कई जो घोटाले हैं उसकी परतें हम खोलते हुए आए हैं। कुमाऊं भ्रमण पर हैं तो क्यों ना आज भी बात की जाए कुमाऊं क्षेत्र की। और कुमाऊं के अगर मैं कहूं तो कुमाऊं का जो प्रवेश द्वार है हल्द्वानी, वहां पर इस समय मौजूद है और हल्द्वानी शहर के बीच में क्या कुछ हो रहा है और करोड़ों रुपए के क्या ऐसे घोटाले हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का बंदरबांट जिसमें हुई है और सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुशील उनियाल जी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल से कहीं ना कहीं लंबे समय से जुड़े हुए हैं और एक पुराने कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है और निरंतर हल्द्वानी की जो समस्याएं हैं उसको लेकर मुखर रहते हैं। उनियाल जी, सीधा सवाल यह है, हल्द्वानी शहर जी, यहां पर वैसे तो बहुत कुछ घटित हुआ, अभी बीते दिनों भी हमने बहुत कुछ देखा, पर सवाल यहां पर विकास की हम बात करेंगे। किस तरीके का विकास हो रहा है और कैसे करोड़ों रुपए की बंदरबाट हो रही है, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए अमित जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे राज्य के लोगों को आप जगाते हैं और खास तौर से आप कुमाऊं मंडल पर प्रदेशदार हल्द्वानी पे आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां तक आपने ये बंदरबाट की किया है, बंदरबाट तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने बंदरबाट की बात की है कि पहले तो बंदर पहाड़ों में जाते थे, लेकिन अब तो बंदर जो है ऑफिसों में पहुंचने लग गए आदमी के रूप में। तो बंदरबाट तो कहीं ना कहीं सब जगह चल रही है। आप देखिए हल्द्वानी के अंदर ये इन्होंने जो ये रेड लाइटें लगाई है, ट्रैफिक सिग्नल वाली लाइटें लगाई है, इसका औचित्य क्या था? जब ये इन्होंने लगाई तब इन्होंने क्यों नहीं जनता से क्या पूछा, और जब हटा रहे हैं तब क्या कर रहे हैं? तो ये जो करोड़ों रुपए की लागत लगी है, जिन अधिकारियों ने बिना सर्वे किए हुए ये लाइटें लगाई हैं, वो अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी अब? क्योंकि अब तो ये लाइटें खराब हो जाएंगी। भाई ये लगी क्यों? ये सफेद हाथी ये किसके काम के लिए बनाई है और किसके लिए लाइटें लगी? जब इनको पता है कि रोडें छोटी छोटी थी तो क्यों इन्होंने ये लाइटें लगा दी? यहाँ इन्होंने बंदरबाट की, ऐसी कुछ टाइम पहले इन्होंने मंडी में कांटे लगाए, वहां इन्होंने बंदरबाट की, सब जगह इनकी बंदरबाट चल रही है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो घोटाले कर रहे हैं, ये उत्तराखंड का पैसा अपने दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं और पहाड़ को ये खोखला करने की साजिश कर रहे हैं हर जगह, और कोई बोल नहीं रहा है। जनता देख रही है लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं है। इतना डरा हुआ लोग आ गई अभी जनता इसमें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन सबसे पहले तो जो ये रिकवरी है, जो सफेद जो ये ट्रैफिक लाइटें लगी थी, ये जो आज हट रही हैं, तो जिन अधिकारियों ने ये लाइटें लगाई थी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी कार्रवाई इसमें बनती है और होनी भी चाहिए। क्योंकि इन्होंने बिना क्यों लगा दिए लाइटें? ऐसी मंडी में इन्होंने जो ये कांटे लगाए थे, इलेक्ट्रॉनिक कांटे जिसे बोलते हैं, वो भी कई करोड़ों के कांटे लगे थे, तो उनको भी इन्होंने ऐसे हटाया। तो कोई बोलने वाला तो है नहीं। भाई यहाँ के जो तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो केवल ना केवल सत्ता पक्ष से डरे हुए हैं, कहीं उनकी भी पोल पट्टी ना खुल जाए। मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप जिस प्रकार ये कुमाऊं भ्रमण पर आए हैं और ऐसे ही ये जो पोल पट्टी खुलती रहेगी। अभी आप देखिए अभी तो क्या क्या पोल पट्टी खुलेगी, क्योंकि इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने ही बंदरबाट का आरोप लगा रखा है। जलागाम में उन्होंने खुद कहा कि करोड़ों रुपया है, खुद बंदरबाट हो गई है। तो आप लगा सकते हैं, जब एक पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व राज्यपाल एक इतनी बड़ी बात को बोल रहे हैं तो आम जनता क्या सोच रही होगी इसके बारे में? एक सवाल है उनियाल जी, सवाल ये है कि जब हमने यहाँ पर लोगों से बात करनी चाहिए जी, तो लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं। जैसे आप तो कह ही रहे हैं कि डरे हुए हैं। जी। सवाल यहाँ पर यह है कि चाहे ट्रैफिक लाइट की बात हो, चाहे आपने मंडी की जो गेट की बात हो जिसमें करोड़ों रुपए का बजट जिसके लिए आया था, और ये भी बात हुई थी कि ट्रैफिक लाइट लगाने से पहले ना तो पुलिस को कोई जानकारी दी गई, ना आम जनता से सलाह मशवरा किया गया। अब रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। वहां पर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि एक सबसे बड़ा विषय जो आप जब से चर्चा भी हो रही थी तो आप उस विषय में भी बात कर रहे थे, जो पेड़ लगे हुए हैं उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग क्यों यहां पर चुप्पी साधे हुए हैं? क्या राजनीति की वजह से राजनीति हावी है या कुछ और कारण है? देखिए, राज्य के अंदर एक डर का माहौल है अभी। नहीं तो आप ये बताइए, जरा आप एक पेड़ अपना घर का काट के दिखा दीजिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके अभी आपको एनजीटी पता नहीं कहां के नोटिस आ जाएंगे और आपको जेल जाना पड़ जाएगा। लेकिन इतने बड़े मात्रा में इन पेड़ों को काटा जा रहा है, कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। मतलब इन स्वस्थ पेड़ जो 100 साल पुराने जो पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है, उनको उखाड़ा जा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। हजारों लोग उसकी छाया लेते होंगे, उनके जो पशु पक्षी होंगे उनके घोंसले रहे होंगे, क्या बीतेगी और ये पेड़ कब लग पाएंगे? अगर रोड चौड़ीकरण करना था
तो आप क्यों मतलब ऐसे तो कल के दिन ये गली मोहल्ले की रोड भी चौड़ी कर देंगे। अगर एक दूसरा शहरी विकास बसा सकते हैं तो किसी मतलब देखिए, अगर आपको रोड चौड़ी करनी है तो ऐसे पेड़ नहीं कटने चाहिए। जिनको बोलना चाहिए वो अपने घरों में बैठे पड़े हैं, वो इसी को कमरे में सोए पड़े हैं। तो जो विपक्षी का है इस टाइम में, विपक्षी भी सत्ता पक्ष के साथ मिला हुआ है, कोई किसी की आवाज उठाने को तैयार नहीं है। मैंने पेड़ों की बात करी, ऐसी ही अभी मैं आज प्राधिकरण की बात कर रहा हूँ। केवल तो केवल प्राधिकरण का कुछ काम नहीं है, केवल वसूली का काम प्राधिकरण कर रहा है। जो आज से कॉम्प्लेक्स 5-5 साल पहले बन चुके हैं, तुम उनको नोटिस क्यों भेज रहे हो भाई? बेसमेंट पे जब इस टाइम बन रहे थे उस टाइम क्यों नहीं आपने इनको नोटिस भेजे? पार्किंग को आपने दुकानें बना दी और आज उनसे आप वसूली मतलब जो हम इसको खुला मैं बोलता हूँ कि वसूली कर रहे हो। तो ये आखिर तब क्यों आंखें बंद कर रखी थी इन्होंने? आज जो ये जनता को परेशान कर रहे हैं, कोई छोटा सा एक मकान बनाता है उसके यहाँ नोटिस पहुंच जा रहा है। तो मेरा कहना मतलब यह है कि ये जो अधिकारी लोग हैं भाई साहब, ये राज्य के भले के बारे में कोई काम नहीं सोच रहा है। ये सब अपने अपने राज्य को, उत्तराखंड का पैसा लूट के ले जा रहे हैं और इसका पर्दाफाश देखिए। हम साफ से उत्तराखंड क्रांति दल एक चीज ये जानता है कि जितने भी ये यूपी के अधिकारी या बिहार के अधिकारी जो भी ये गलत काम कर रहे हैं, सबकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं हम। जिस दिन हमको मौका मिलेगा चुन चुन के जेल जाएंगे ये लोग, देखिए आप। एक बड़ा खुलासा भी आज करने वाले हैं और ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग जुड़ते रहेंगे इसे शेयर जरूर करिएगा। हल्द्वानी में ये तो समस्याएं हैं ही, बस साथ सबसे बड़ी समस्या है अस्पताल। और अस्पताल में जो समस्या सबसे पहले जब आप एंट्री करते हैं तो एक समस्या से आप जूझ रहे होते हैं, वो होती है पार्किंग की। तो अमूमन सुशीला तिवारी जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज यहां पर है और उसके साथ साथ कई अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो, इस पर भी बात करेंगे। और ये पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ा एक बड़ा जानकारी भी है और उन लोगों के लिए जो आम जनमानस हमें देख रहा है, इसका बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तो वो भी ध्यान से सुनिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वो लोग जो गांव से उतरकर कहीं ना कहीं इलाज के लिए सुशीला तिवारी आते होंगे, चाहे वो दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हुए पिथौरागढ़ जैसे दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हुए लोग हों, या गढ़वाल में अगर मैं बात करूं तो नीतीमाणा जैसे और यहां पर मुंसियारी जैसे दूरस्थ जो गांव क्षेत्र के लोग हों, वो जब यहां आते हैं तो उन्हें जूझना पड़ता है पार्किंग की व्यवस्थाओं से। उनियाल जी, सबसे बड़ा सवाल है जी पार्किंग को लेकर, और सबसे बड़े अचंबा करने वाली बात यह है कि अधिकारियों का क्या रवैया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनियाल जी, सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल, सबसे पहले जो लोग जूझते हैं पार्किंग की समस्या से जूझते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुमाऊं मंडल का एकमात्र अस्पताल है सुशीला तिवारी अस्पताल। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी के प्रयासों से यह अस्पताल बना, लेकिन यह अस्पताल जो है ये भी केवल एक सेंटर जैसा बन गया है। मतलब इसमें जो इलाज मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। इस अस्पताल में मतलब ये मान के चलिए आधे से ज्यादा मरीज, वैसे तो देखिए अस्पताल सभी के लिए होता है, लेकिन एक जो पहाड़ के विशेष तौर से कुमाऊं मंडल के लिए अस्पताल बना था, लेकिन इस पे कहाँ के लोग ज्यादा भर गए, रामपुर के लोग आ जाते हैं, यहाँ पर ये किच्छा के पास में बहेड़ी है वहां से लोग आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कुमाऊं मंडल का अस्पताल बना था। अब हमारे लोग इसलिए नहीं जाते क्यों, उनको परेशानी होती है। वो एक आदमी वहां पर आता है तो 10 लोगों को साथ में लेके आता है। मतलब वो अस्पताल में कब्जा जैसा मानिए। अब होता क्या, अस्पताल के जैसे आप गेट के अंदर आएंगे तो सबसे पहले पार्किंग वालों की गुंडागिर्दी होती है। बस सबसे पहले अपनी गाड़ी को रोकते हैं, वो पार्किंग खड़े कराएंगे। एक तो अस्पताल आपके साथ गाड़ी में पेशेंट है, आप पेशेंट को दिखाएंगे या गाड़ी का पार्किंग का पर्चा काटेंगे? सबसे पहले अगर आपने पर्चा काटने में थोड़ा सा लेट कर दिया तो वो गुंडागिर्दी वहां स्टार्ट हो जाती है। और हम मतलब ये है कि जितनी भी ये पार्किंग चल रही है, ये गलत ढंग से पार्किंग ली जा रही है, सरासर गलत है। एक आदेश आया है, आपको पता है उस चीज में, आप ही उसका खुलासा करेंगे। वो आदेश आ रखा है, लेकिन किसी भी अस्पताल मेडिकल, हम इस मामले पे सुशीला तिवारी की जो प्राचार्य जी हैं अरुण जोशी जी, उनसे मुलाकात हमने की, लेकिन वो भी साफ साफ बोलते हैं कि भैया ये ऐसे ही चल रहा है, ये तो मानते नहीं है किसी की। अरे तो आप अस्पताल चला रहे हैं भैया, मानना क्या नहीं है, आप आदेश करो, उनको हटाओ वहां पर। और हम ये बोलते हैं कि अगर पार्किंग को इन्होंने निःशुल्क नहीं किया गया तो उत्तराखंड क्रांति दल वहां धरना देगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरे राज्य के अंदर जितनी भी पार्किंग है सरकारी अस्पतालों में चल रही है, मेडिकल कॉलेज में चल रही है, वो तत्काल बंद होनी चाहिए। क्योंकि अस्पताल के अंदर तो देखो पीड़ित आदमी आता है और तुम सबसे पहले उसको वो मतलब पार्किंग के चक्कर में पेशेंट को इलाज नहीं देर मिल जाती है, हो सकता है उसको कुछ उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए। तो मेरा ये भी आपके चैनल से माध्यम, जितने भी ये लोग हमारे सीएमओ हो या डीजी हेल्थ हो, उस चीज को सुन ले। जो आदेश उन्होंने निकाला है, इनके सभी लोग आदेश को भूल गए हैं।
तो उस आदेश को पालन करने के लिए हमको धरना देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। लेकिन पूरे राज्य के अंदर पार्किंग की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में फ्री होनी चाहिए। आपको ये भी बात बता दूं कि 2023 में आरटीआई क्लब 2 निजी संस्थानों और निजी अस्पतालों के एक केस करते हैं, एक शिकायत करते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में, और वो 2 निजी अस्पतालों के नाम होते हैं मैक्स और सीएमआई। जिसके बाद ये ऑर्डर आदेश किया जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के द्वारा कि कोई भी अस्पताल में, और जब मेरी बात आरटीआई क्लब के जो अध्यक्ष हैं वहां पर अरुण जी उनसे हुई तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि निजी अस्पतालों में भी जो पार्किंग की व्यवस्था है वो आपको फ्री करनी होगी, और ये सब जिम्मेदारी रहेगी सीएमओ के पास। जो जिले का सीएमओ होगा वो इसे फ्री कराने में रहेगा। पर जब आज हमने सीएमओ से बात करने की कोशिश की, उनसे ये जानकारी चाहिए, तो वो ये कहते हुए कह के नजर आए कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो मेडिकल काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आदेश को भी उन्हें मालूम नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। तो जितने निजी अस्पताल हैं, चाहे वो कुमाऊं मंडल में हो चाहे गढ़वाल मंडल में हो, सवाल यहां पर यह है कि एक तरफ जहां सरकारी अस्पताल, क्योंकि पहाड़ों में तो अमूमन जिला अस्पताल और जो पीएससी सीएससी सेंटर्स जो होते हैं वहां से रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद जो लोग हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में भी जाते हैं, वहां पर भी इस तरीके की मैक्स अस्पताल को ही लेकर वो विवाद और सीएमआई अस्पताल को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये साफ बोला है कि निजी अस्पतालों में भी ये लागू होगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि प्राइवेट अस्पतालों में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन वो आदमी की मजबूरी है। जब आदमी को सरकारी अस्पताल में इलाज मिलता नहीं है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो आदमी को मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल तो पार्किंग का पैसा नहीं लेते हैं, लगभग जो हमने हल्द्वानी या आसपास के लोगों को देखा है। लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ खुलेआम गुंडागिर्दी, अगर आप चाहें तो आप वहाँ भी जा सके, वहाँ देख लीजिए। वहाँ भी आप जब जाएंगे वहां भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे पार्किंग लेते हैं और किस प्रकार की बदतमीजी वहां पर वो लोग करते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि ये पीड़ित व्यक्ति है, उनको तो सिर्फ पार्किंग से मतलब है। तो मेरा तो साफ आरोप यह है कि जब ये अपने डीजी जो वहां से आदेश आ रखा है, अगर यहाँ के सीएमओ को वो आदेश का पता नहीं है, तो इसका मतलब खुलेआम ये है कि ये सब मिली भक्ति के कारण ये पूरी दाल काली है, और ये कहीं ना कहीं ये बंदरबाट में हिस्सेदार, सब के सब इसमें बंदरबाट में हिस्सेदार है, मुझे ऐसा लगता है। तो उनियाल जी, हल्द्वानी में और क्या हो रहा है विकास के नाम पर? अभी तो आपने 2 चीजें तो बताई हैं, ट्रैफिक लाइट्स और जो गेट लगे हैं उसमें किस तरीके से बंदरबाट हुई है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं, जब मैं गलियों से गुजर रहा था और शहर के बीच में हूं, जाम तो एक बड़ी समस्या है ही, क्योंकि आपने उसका कारण भी कहीं बहुत सारे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, क्योंकि जो बात लगातार हो रही है कि अब एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है जिसमें ये उत्तराखंड की दशक की बात जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हुए नजर आते हैं। तो हल्द्वानी को लेकर क्या विजन है और आप किस तरीके से विकास को देख रहे हैं? देखिए, हल्द्वानी कुमाऊं का मुख्य शहर है, यहाँ की हवा पूरे कुमाऊं में जाती है, लेकिन यहाँ पर के जो अधिकारी हैं सब सोए हुए हैं। सिर्फ एक अधिकारी हैं, दीपक रावत, कुमाऊं कमिश्नर, जिन्होंने लगता है कि मतलब जैसे दीपक रावत जी कुमाऊं कमिश्नर होने के बाद एक्टिव हैं, वही एक्टिवता अगर एसडीएम के अंदर आती, वह एक्टिवता अगर सिटी मजिस्ट्रेट के अंदर आती, वही तहसीलदार के अंदर आती, तो कुछ लगता। ये मतलब यहाँ की बात नहीं है, पूरे कुमाऊं के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन कोई अधिकारी अपने काम में ईमानदारी के पूर्वक काम नहीं करता है। अगर ईमानदारी पूर्वक काम करता तो ये लंबित मामले होते ही नहीं। तमाम आप देख रहे हो, छोटे से छोटे जमीन का मामला जो तहसीलदार के यहाँ निपटना चाहिए, वो कुमाऊं कमिश्नर उस मामले को निपटा रहे हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि कुमाऊं कमिश्नर ही क्यों पूरा वो कर रहे हैं, और अधिकारी क्यों नहीं काम करते हैं? मतलब पूरी जिम्मेदारी कुमाऊं कमिश्नर के अंदर आ गई। तो मेरा तमाम अधिकारियों से कहना है कि कम से कम जो कुमाऊं कमिश्नर साहब कर रहे हैं उनकी वजह से कुछ सीखो तो सही, कम से कम कि यार ये कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। मतलब यह केवल उनको अपने धन से अपने राज्य को यहाँ से पैसा ले जाना है। मेरा साहब ये मानना है कि देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि उत्तराखंड हमारा जो है एक लूट गया है, बर्बाद हो गया है। खनन माफिया, आपने आप भी देखा होगा, खनन माफिया पे बंदरबाट। पहले ये होता था कि अगर माना कहीं पर रेता बजरी अगर आ गया तो उसकी सिंचाई विभाग उसका टेंडर कराता था, उसकी जब हम गाड़ी ले जाते हैं तो वहां से रॉयल्टी लगती थी। लेकिन शासन ने, सरकार ने खोल दिया, कोई रॉयल्टी नहीं है उसकी, उसमें बंदरबाट हो गई। मतलब अपने आदमियों को लाभ पहुंचाने के लिए खनन ने इतना आदमी को गिरा दिया। ऐसी शराब में चल रहा है। मतलब राज्य जो है 2 चीजों में चल रहा है, खनन और शराब में। जो पूरी पहाड़ की जो समस्या है, अभी आप देख रहे हो रोज अखबारों में आता है
4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डोली में औरतों को लाया जा रहा है, प्रवेश किया जा रहा है। लड़कियां हमारे पहाड़ में, मतलब मेन समस्या ये है कि पहाड़ों में लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है, बेरोजगारी इतनी हो गई। भाई राज्य हमारा बना था मूल मकसद बेरोजगारी के लिए, लेकिन वो कहाँ है? वो तो सब हवा हवा चल रहा है। मतलब हमारा राज्य बिका हुआ कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ। बिल्कुल। हम जी आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, जिसके लिए मेरे मन में भी बड़े सवाल थे और जो युवा है उनके मन में बड़े सवाल हैं। हल्द्वानी में एक स्टेडियम की एक नींव रखी गई थी 2013-14 के आसपास, जो हरीश रावत सरकार के दौरान पे हुई थी, जिसकी आधारशिला उस दौरान पे रखी गई। 2024 होने को आया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और 196 करोड़ के आसपास उसमें लागत में लगी है। उसके बारे में मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से सपने देखे गए थे नेशनल गेम्स के, उसके साथ साथ जो उसके रख रखाव के, अभी तो कोसी नदी ने भी वहां पर जो सुरक्षा दीवार है और जो कटाव है वहां, गौला नदी में जो वहां पर किया है, वहां से जो दीवार में जो उसके बगल की दीवार है वो वही है जिसमें खुद मुख्यमंत्री साहब ने निरीक्षण किया था। सवाल यही है कि उस स्टेडियम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए स्टेडियम बना वो बहुत अच्छा था, मतलब एक उम्मीद थी यहाँ के लोगों में, यार स्टेडियम बन गया, यहाँ ऐसे खेल होंगे, हमारे लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी जो पहाड़ के जो लोग आएंगे उनको कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन वो भी एक सफेद हाथी हो गया है। सबसे पहले तो गलत क्या हुआ, जब वो स्टेडियम की इन्होंने ओपनिंग करी तो हमारे पहाड़ों में सबसे पहले भगवान का उच्चारण किया जाता है, ओम गणेशाय नमः का उच्चारण किया जाता है, देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। बिल्कुल। उन्होंने स्टेडियम में सबसे पहले खून खराबा करा दिया, वह खली की फाइट करा दी। भाई जिस स्थान पे खून गिर गया, हमारे पहाड़ों का मानना यह है कि वो तो वहाँ मतलब वहाँ पनौती लग गई जी, समझो। तो वहाँ खेल कैसे हो जाएंगे आप बताओ? जो एक लोगों के दिल में था, भाई क्यों इन्होंने और कार्यक्रम क्यों नहीं करे? भाई और कार्यक्रम कर सकते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते थे, बहुत बड़ा एक हमारा देवभूमि, एक पहाड़ों के भगवानों का काम किया जा सकता था। लेकिन वहां पर उन्होंने जो फाइटिंग कराई है और खून खराबा कराया है, वो स्टेडियम में खून खराबा पड़ने के बाद ही वहां से पनौती लग गई। क्या कहेंगे उस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में? स्ट्रक्चर देखिए, बंदर बांट, मैंने आपको बताया, वो जो गौला ने जो पानी जो किनारे किनारे काटा है, वो वहां पर बंदर बांट का और मौका मिल गया, वो काम होगा। वो जो भी पैसा आएगा वो खाली नाम का पैसा लग रहा है, वो वहीं का रहता वहीं लग जाना है। ठीक है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, अधिकारी लोगों से कोई कहने वाला नहीं है कि कहाँ हिसाब किताब है, ना किसी डर रहे हैं, सिर्फ वो दीपक रावत जी से डरते हैं बस। और सरकारों का हाल आपको पता है, पूरे राज्य के अंदर किस मंत्री की चल रही है, वही मंत्री बोलता है कि वो डीएम मेरी नहीं सुन रहा है, वहां मुख्यमंत्री से विधायक शिकायत करते हैं कि वो जिलाधिकारी मेरी नहीं सुन रही है। अभी आपने देखा होगा लाल कुआं का प्रकरण, कुछ टाइम पहले जिलाधिकारी और लाल कुआं के विधायक में आपस में खींचातानी। वो खींचातानी किस लिए कि ऐसा नहीं कि तुम मेरे क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हो, तुम मेरे आदमी को काम नहीं दे रहे हो। वो करोड़ों का टेंडर था, तो वो चीज में वो हुआ है। तो आप लगा सकते हैं कि जब सरकार में बैठे हुए विधायक और जिलाधिकारी के आपस में तू में हो रही है, तो जनता के अंदर क्या संदेश जाएगा? आम पब्लिक को तो देखिए, मैंने बताऊं, पहले के मुकाबले आम पब्लिक जो है आंख बंद कर रही है या सोने का बहाना कर रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अभी हमारे सामने अगर यहाँ कुछ बाहर कुछ हो जाए तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बात है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की। ठीक है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, अभी एक दैनिक जागरण वाले की एक बिटिया का एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने चौकी इंचार्ज को 112 को फोन किया, 2.5 घंटे तक वहां पर पुलिस नहीं पहुंची। आप चाहे तो दैनिक जागरण पड़ताल कर सकते हैं उस चीज की, 2.5 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। जब हम वहां पर आए तो हमने देखा ऐसी बात है, फिर हमने वहां पर औरों को नंबर दिलवाया, हमने कहा इससे बात करो, तब जाके वहां पर बड़ी मुश्किल से 3 घंटे बाद एक कोई बीट का सिपाही आया, कांस्टेबल, और वो भी उन्होंने टाल मटोल करके चल दिया। मतलब लॉ एंड ऑर्डर जैसा होना चाहिए ना, जो पहले हम यूपी के टाइम में देखते थे, कोतवाल का खौफ होता था, जब एक पुलिस की गाड़ी जाती थी तो लगता था। अब कोई किसी को नहीं पूछ रहा जी। यहाँ सिर्फ उनको ये पता है कि हम लोग को नौकरी करनी है, खाली टाल मटोल कर रहे हैं, वो अपना जेब भर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, कोई मतलब नहीं किसी से किसी को। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है हर जगह, है ना। तो मेरा ये मानना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, मैं विपक्षियों से भी निवेदन करता हूं, आने वाली पीढ़ी चुन चुन के वो करेगी, आपको कोसेगी। अगर आज बाहर निकले तो कब बाहर निकलोगे बताओ? अगर ऐसे देखो, एक को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर हर कोई ये सोचेगा कि यार मैं चुप रहूंगा तो मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। बाहर निकलना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपके गोली लग जाए तो भी परवाह नहीं है, आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया तो कोई उसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। और उत्तराखंड क्रांति दल होने के नाते हम रीजनल पार्टियां की, तो हमारे विधायक आए ना आए, हम उत्तराखंड की तीसरी नंबर की पार्टी हैं
और अगर कहीं पर कोई अन्याय होगा तो हम सबसे पहले वहां पर उठेंगे, हम जाएंगे। बिल्कुल, चाहे हमारा खून का कतरा कतरा वहां पर बह जाएगा, हम जाने को तैयार हैं वहां पर। बिल्कुल। तो ये थे सुशील उनियाल जी, जिन्होंने पूरा बताया हल्द्वानी के लॉ एंड ऑर्डर की बात, बताया अस्पतालों की बात, और ये अस्पतालों की बात सिर्फ हल्द्वानी की नहीं, कुमाऊं की नहीं, पूरे उत्तराखंड की है। इस पर भी अब पड़ताल शुरू करेंगे। उससे पहले अगर अधिकारी और सीएमओज जो हैं उनके पास अगर ये वीडियो पहुंचेगी तो मुझे उम्मीद है कि 1 साल से सोए हुए सीएमओ जागेंगे और इस आदेश का पालन कराने में अपनी इच्छा जाहिर करेंगे। पर सवाल यहां पर यह है कि हल्द्वानी में जो करोड़ों रुपए की बंदरबाट हुई है उसको लेकर भी खुलकर जो सुशील उनियाल जी उन्होंने विरोध प्रकट किया है और यह भी कहा है कि हर एक उत्तराखंड और गलत होते हुए जगह पर वो खड़े होंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और पूरी उत्तराखंड क्रांति दल कि भले ही विधायक ना आ सके पर हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक उत्तराखंडी के साथ वो खड़े होंगे। हम भी लगातार अभी हल्द्वानी में मौजूद हैं, आगे और यात्रा होगी और लोग मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है और कुमाऊं के क्या हालात हैं। तब तक के लिए आप भी ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।